नमस्ते बच्चों। नमस्ते। नमस्ते। पिछले क्लास में हम पत्र लेखन कर रहे थे, अनौपचारिक, है ना। तो अनौपचारिक पत्र किस किस को लिखे जा सकते हैं? अपने परिवार को, मित्र को, है ना। यानी कि जो ऑफिस नहीं है, जो कार्यालय, किसी भी प्रकार का कार्यालय नहीं है, वहाँ हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र किसे कहेंगे? जो किसी भी तरह के कार्यालय को लिखा जाता है, किसी भी तरह के कार्यालय को लिखा जाएगा। तो अभी आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है विद्यालय के कार्यालय से, यानी कि आपके प्राचार्य से, प्रिंसिपल से, कि आप छुट्टी लेने के लिए या स्कूल में आप कोई व्यवस्था चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, तो इसके लिए आप प्राचार्य को पत्र लिखते हो। ये तो आपको ठीक से आता है? आता है? तो उसको लिख लेना है। क्वेश्चन लिख लीजिए। 3 दिनों के अवकाश के लिए, प्रश्न लिखिए। पद परिचय पूरा हो गया। वो तो सब लिखवा ही दिया था आपको मैंने। छूट गया था तो अब फिर कल जब स्कूल से क्लास लूँगी ना, तभी एक बार रिपीट करूँगी। उसको बोर्ड पर समझाना पड़ता है, ठीक है ना। तो फिर उसको कल ही पढ़ाएंगे, उसको छोड़ दीजिए आज, ठीक है। आज आप प्रश्न लिख लीजिए। तीन दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखें। ये अवश्य लिख लीजिए कि औपचारिक पत्र में विषय होना बहुत जरूरी है। अगर विषय नहीं हुआ तो कोई आपके पत्र को पढ़ेगा नहीं, वो कचरे में चला जाएगा। इसलिए जब आप लिख लेते हो सेवा में प्रधानाचार्य, स्कूल का पता आदि सब कुछ लिख लेते हो, उसके बाद आपको सबसे पहले विषय लिखना है, तब पत्र लेखन शुरू करना है, ठीक है। कार्यालय का कोई भी पत्र हो, बिना विषय के नहीं लिखना है। अच्छा, आपको जो सिलेबस मैंने दिया था, हाफ ईयरली तक के कितने काम हो गए, कितने बाकी? संचयन में एक भी पार्ट नहीं है। किल्लू और स्मृति कोई भी नहीं है।
ठीक से पढ़ के देखना, कुछ छूटे नहीं। सब लोग ऐसा देख रहे हो? सभी ऐसा देख रहे हो? तब ठीक है। संचयन में कोई भी नहीं है और स्पर्श में क्या क्या है? हाँ, ठीक से बोलना। पहला पार्ट क्या है इसमें? हाँ, दूसरा? हाँ, तीसरा? तीसरा? रैदास के पद तीसरा है। चौथा? बस। तो ये तो हम लोग कर चुके हैं। और व्याकरण बताओ। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है बताते जाओ। आराम से बोलना, मैं नोट कर रही हूँ। शब्द और पद। अनुस्वार, अनुनासिक, हाँ, उपसर्ग प्रत्यय, और शब्द विचार। श्रुति संभिन्नार्थक। पर्यायवाची और विलोम। इतना ही है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अपठित गद्यांश। व्याकरण तो भरपूर है ना? क्या है? आंतरिक मूल्यांकन मतलब वो मार्किंग स्कीम है, वो कोई पाठ थोड़ी है। आपका दिया हुआ है ना कि किसमें कितने नंबर मिलेंगे। नहीं, आंतरिक मूल्यांकन के बगल में कुछ और लिखा हुआ है। एक्टिविटी वगैरह कुछ भी नहीं है। आंतरिक मूल्यांकन में वही आएगा आपका एक्टिविटी प्रोजेक्ट, जितना कुछ हम लोग बनाते हैं ना, वही सब आएगा।
एक्टिविटी तो बंद हो गई, आने नहीं है। अब मैं मार्किंग करने वाली हूँ, मार्क्स बिठा दूंगी मैं। जिनका नहीं आया है मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, 0 ही जाएगा। और मैक्सिमम का नहीं आया है, जिनका बोलना ही बेकार है। तो ये 2 पार्ट आपका, तो चारों पार्ट तो हम कर चुके हैं, है ना। अब हमको रिवीजन ही करना चाहिए। 2 पार्ट तो हमने उधर भी कर लिए, लेकिन इनका ही रिवीजन करना चाहिए। रैदास के पद और रहीम के पद, ये थोड़ा कठिन तो आपको लगता होगा। क्या? अच्छा, इधर फर्स्ट टर्म में पत्र लेखन वगैरह कुछ नहीं है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पढ़ना तो सब कुछ है, टर्म के हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है ना। पढ़ना तो सब कुछ। और सेकंड टर्म के लिए जो लेसन है वो बताना। पहले तो स्पर्श का बताओ। हाँ, और धर्म की आड़, और एक फूल की चाह, क्या? खुशबू रचते हैं हाथ। बस यही 4 लेसन है। और संचयन में कौन कौन से 4 पार्ट हैं? हाँ, स्मृति, और क्या? हामिद खान, और दिए जग थे। यही 4 पार्ट है बस। तो ये टर्म 2 है ना। वन के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, और व्याकरण क्या है इसमें? टर्म 2 में व्याकरण, अच्छा सुनो, मैं नोट कर रही हूँ, आप जरा धीरे बोलें। नंबर 1 बोलिए, क्या है? अनुच्छेद लेखन। 2, दूसरा नंबर, हाँ, औपचारिक पत्र। यही हुआ ना? हाँ, अनौपचारिक की औपचारिक दोनों है। अनौपचारिक है। देखो, जिसकी आवाज जोर से आ रही है वही बोलो ना, मुझे तो सुनाई नहीं पड़ रही क्या बोल रहे हो। अनौपचारिक पत्र है। दूसरे नंबर पर है ना। तीसरे, संदेश लेखन। ये सेकंड टर्म का हम लोग काम कर रहे हैं, ध्यान रखना।
अच्छा, चौथा नंबर पर संवाद। पांचवें नंबर पर हाँ, नारा लेखन। अच्छा, स्लोगन, नारा स्लोगन को बोलते हैं, ठीक है, नारा लेखन। और बस। चलिए, फिर तो बहुत कुछ हम लोगों ने कर ही लिया लगभग, है ना। फर्स्ट टर्म का तो हमारा सारा काम लगभग हो चुका है, कुछ बाकी है तो बोलो। पहले ये देख लो कि क्या क्या बाकी है। कुछ बाकी दिखाई दे रहा है? क्या बोलो बच्चों, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। सब हो चुका। तो आपको एमसीक्यू भी होगा उसमें। आप सिलेबस में देखिए तो एमसीक्यू है बनाना। है क्या? बहुवैकल्पिक, मल्टीपल चॉइस, 5-5 बनाने हैं। काव्य खंड में 4 बहुवैकल्पिक। तो ये तो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो उसके लिए तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो हमको बहुवैकल्पिक प्रश्न तो अपने से बनाना पड़ेगा। अब 4 क्या पूछे जाएंगे अलग बात है। इसके लिए हमको पूरा पाठ पढ़ना पड़ेगा फिर से। कई बार जब आप पाठ को पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ याद हो जाना है, ठीक है। अब चलिए, आज आप रीडिंग लगाइए, दुख का अधिकार। नया कुछ बाकी है तो बोलिए, और नहीं है तो हम रिवीजन शुरू करेंगे। कुछ तो बाकी नहीं है ना? चलो, कौन पढ़ोगे? आशुतोष पढ़ो। आशुतोष है कि नहीं क्लास में? आशुतोष, अन्वेषा, कौन पढ़ रहा है भाई? पढ़ो। हाँ, पढ़ो, जोर से पढ़ना, ठीक है।
एक अनुच्छेद पढ़ने के बाद आप रुक जाइएगा, फिर मैं बताऊंगी कि क्या काम करना है। जोर से पढ़िएगा। ठीक है, बस करो। अब इसमें से इस अनुच्छेद से कितने प्रश्न बनेंगे? सभी सुन रहे थे। अब आप इसमें से प्रश्न बनाइए और पूछिए। जैसे मनुष्यों की पोशाकें उन्हें किसमें बांट देती है? ठीक है, प्रश्न ये हो गया कि मनुष्यों की पोशाकें उन्हें किसमें बांट देती है। अब आप उत्तर क्या देंगे? विभिन्न श्रेणियों में। इसी तरह से आप प्रश्न बनाइए। आवाज नहीं आ रही है जो भी बोल रहे हो? हाँ बोलो। समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित, क्या मनुष्य का दर्जा अधिकार निश्चित करती है? क्या कोई उत्तर दो आप में से ही, मुझे नहीं उत्तर देना है, मुझे प्रश्न भी नहीं उत्तर भी नहीं। बोलो। पोशाक। अब यहाँ MCQ में 4 कुछ आंसर रहेगा। पोशाक, जूते, चश्मा, घड़ी। तो इसमें से आपको क्या चुनना है? पोशाक। ठीक है, आगे बढ़े। और कोई प्रश्न? इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। हमें झुकने से कौन रोके रहती है? हमें झुकने से कौन रोके रहती है? पोशाक। ठीक है, इसी तरह एक एक अनुच्छेद पढ़िए और कम से कम 5 प्रश्न बनाइए। परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा आपको क्या पता है, लेकिन हमको इस तरह तैयारी करनी है। अगला अनुच्छेद पढ़िए। कोई भी पढ़ो, अपना नाम बताते हुए पढ़ो और जोर से पढ़ना। हाँ पढ़ो, जोर से पढ़ो।
अच्छा बनना चाहिए, फालतू प्रश्न नहीं बनाइएगा, कुछ उसमें भार होना चाहिए। क्या हुआ, सब कहाँ चले गए? जिस समय अनुच्छेद पढ़ा जाता है आप भी ध्यान से पढ़िए और उसी समय अंडरलाइन कर लीजिए। क्या हुआ, क्वेश्चन ठीक से सुनाई नहीं पड़ा? कोई जवाब भी नहीं है। खरबूजे खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा था। क्यों? क्यों खरबूजे खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा था? महंगाई, सूतक, क्या वजह थी? सड़े खरबूजे, खट्टे खरबूजे, हाँ? गुड़िया के रोने के वजह से। और गुड़िया क्यों रो रही थी, ये भी तो एक प्रश्न होगा ना? गुड़िया क्यों रो रही थी? कल ही उसके बेटे की मृत्यु हुई थी। ठीक है, कल ही, बीते हुए कल ही उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, इसलिए रो रही थी। ठीक है, आगे पढ़ो। आगे पढ़ो। अमिता शर्मा पढ़ो। चलो प्रश्न करो। अंशिका ठाकुर प्रश्न बनाओ। छवि कुमारी प्रश्न बनाओ। दिव्यराज, नमन, पावनी, पीयूष प्रश्न बनाओ, उत्तर दो। उत्तर
प्रश्न, एक आदमी एक ही प्रश्न बनाओ, आगे बढ़ो। दूसरा प्रश्न, अन्वेषा। मैम मेरा आवाज आप तक जा रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। अच्छा, काम की बात बोल रही हो तो नहीं आ रही है आवाज? किताब से तुम्हारे फोन को कुछ लड़ाई है, डाटा को? अब बोल रही हो तो नहीं सुनाई पड़ रही है, उस समय बोली तो सुनाई पड़ गई। अंशिका, क्वेश्चन बनाओ। क्या व्यवधान हो रही थी? हाँ, उषा। नमन, नमन क्वेश्चन बनाओ। आप चले क्लास छोड़कर। छवि, सुनाई नहीं पड़ रही है। आप देखिए, आप रिवीजन में सिर्फ आपका ही काम है। बार बार मेरे काम करने से आपका रिजल्ट अच्छा होगा, इसकी तो गारंटी है ही नहीं। सुनाई नहीं पड़ रही है। अगर कोई कुछ पूछ भी रहे हो, बोल रहे हो तो सुनाई नहीं पड़ रही है। पूजा कुमारी, तुम लोग की आवाज क्यों नहीं आ रही है? रिवीजन कैसे होगा इस हालत में, जो आप कुछ सुनाई नहीं पा रहे हो मुझे? चलो आगे बढ़ो। हाँ, बढ़ो। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ घूमते हुए कहा, क्या जमाना आ गया है। जवान लड़की को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। आगे बढ़ो। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी उठाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत है अल्लाह वैसी बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया जलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों को क्या क्या अरे इन लोगों को क्या कहा क्या है। ये कमीने लोग रोटी के भूखों पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। बस करो, चलो क्वेश्चन बनाओ। मैम इस पंक्ति में बेहया किसे कहा गया है? बेहया नहीं है, बेहया। बेहया किसे कहा गया है? मैम बुढ़िया को। अगला प्रश्न, मैम लोगों के
टुकड़े की है। ये रोटी का टुकड़ा तो हर जगह रोटी का टुकड़ा ही होता है, वो चाहे सोने का रोटी खाने वाले हों या हम जैसे आटे गेहूं की रोटी खाने वाले हों। जिसके पास, अगर बुढ़िया के पास भी 4 दिन के अनाज का पैसा होता तो बुढ़िया बाजार में जाकर नहीं बैठती क्या? नहीं बैठती। लेकिन बुढ़िया के पास एक शाम का भी जुगाड़ नहीं था, इसलिए लाचारी में उसको बैठना पड़ा था। तो किसी का ये कहना कि क्या ज़माना आ गया है, किसी का अरे नहीं ये कहना कि इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, रोटी के टुकड़े पर जान सभी देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। सभी के लिए रोटी का टुकड़ा वही है जो इनके लिए है। लेकिन उनमें, इसमें, इस बुढ़िया में और समाज के उन लोगों में जो ये बातें कह रहे हैं, फ़र्क इतना ही है कि उनकी रसोई में खाना भोजन पकाने की कच्ची सामग्री सुरक्षित रखी हुई है। ठीक है, खाना तो सभी रोज़ खाते हैं, 3 टाइम तो सभी खाते हैं, उससे ज़्यादा भी कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग पूरे टाइम खाते रहते हैं, कुछ लोग दाल रोटी नमक रोटी ही खाते हैं, कुछ लोग खाने के साथ मिठाई फल और दूसरी चीज़ें भी खाते हैं। खाना सबके लिए इम्पोर्टेंट है और हर आदमी को हर रिश्ते से पहले रोटी ही दिखाई देती है। लेकिन यहाँ इनकी बेहयाई ये हो गई कि इन्हें रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, इसलिए परिस्थितियाँ कैसी भी हो इनको काम पर जाना पड़ेगा। लेकिन जो सैलरीड पीपल हैं, जिनको मान लीजिए 20,000 रुपया भी कम से कम मिलता है, तो कम से कम नमक रोटी और दाल भात तो आलू की सब्जी तो नसीब है ही 30 दिनों के लिए। तो वो ऐसी हरकत ना करके शौक मनाएंगे। इसके पास एक शाम का भी खाना नहीं है, इसलिए शौक मनाने का अधिकार इसके पास नहीं है। तो समाज के लोग बिना समझे हुए बहुत तरह की बातें करते हैं, आपत्तिजनक बातें जो उनको नहीं करनी चाहिए। अपने साथ उनकी परिस्थितियों को तोलना चाहिए कि बनाने वाले ने गरीब अमीर नहीं सोचा, सबके शरीर को भूख ताप जाड़ा एक समान ही लगता है, इंतजाम एक समान ही करना होता है। कोई रसगुल्ला खाएगा और कोई गुड़ खा के मिठास का अनुभव कर लेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न?